नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर कहा, न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करती हूं। सीएम ने कहा कि दिल्ली को दंगों की आग में धकेलने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों का सहयोग करने वाली राजनीतिक पार्टियों और व्यक्तियों को भी कड़ा संदेश जाना चाहिए, क्योंकि वे सजा के भागीदार हैं। हम माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव राजस्थान डिजिफिश ट्राई ग्लोबल समिट 2026 में हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आईटी समेत सभी सेक्टर में तेजी से विकास कर रहा है। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की साझा विरासत और विकास पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान के लोगों को रोजगार के अवसर मिलना बहुत जरूरी है और आईटी सेक्टर इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने समिट में भाग लिया। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजस्थान टाई ग्लोबल समिट के अवसर पर मैं आज राजस्थान आया हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आईटी के सेक्टर सहित सभी सेक्टर में देश आगे बढ़ रहा है, और ऐसे बढ़ते समय में हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश तो भाई भाई है, दोनों का सभ्यता का इतिहास भी साझा है। और अभी थोड़े दिन पहले हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में काली सींध पार्वती चंबल योजना पे भी साझा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में साझा विरासत भी है, साझा विकास भी है, और यहाँ भी हमारे मित्रों को रोजगार मिले और मध्य प्रदेश में भी रोजगार मिले। इसलिए तकनीक के दौर में आईटी का विशेष महत्व है। इसी के एक बड़े आयोजन की दृष्टि से मैं यहाँ आया हूँ, राजस्थान वीरों की धरती, महावीरों की धरती जयपुर में, और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये आयोजन अपनी ऊंचाइयाँ हासिल करेगा। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मेरी अपनी ओर से राजस्थान की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की जयंती के अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि सुशील कुमार मोदी सामाजिक समरसता के प्रतीक थे और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लीडर के रूप में काम करने वाले थे, सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। मैं आज के दिन उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते मैं यही कहूँगा कि उनके आत्मा। रामकृपाल यादव ने कहा कि सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा, विधान परिषद और अन्य कई पदों पर पार्टी का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कहा कि वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा, विधान परिषद में, राज्यसभा, लोकसभा सभी जगहों पर इन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और जहां रहे अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए और प्रदेश के प्रगति के लिए हर समय संघर्ष किया। सत्ता में रहे तो उसको अपने हाथों से पूरा करने का कोशिश किया। आज वो नहीं है, उनके आज प्रथम जयंती है। आज प्रथम वो मरने के बाद पहला उनका ये जयंती मना रहे हैं हम लोग। मैं समझता हूँ कि उनकी प्रतिमा का अनावरण में हुआ है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं बिहार की सरकार को कि सुशील जी का मूर्ति का निर्माण कराया, पार्क घोषित किया और सरकारी रूप से हर वर्ष ये राजकीय समारोह मनाया जाएगा, ये भी निर्णय लिया है। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और सुशील जी के चरणों में श्रद्धा के
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और उन्हें खुशी है कि सरकार ने पिछले 10 महीनों में राजधानी में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण, यमुना नदी की सफाई और सड़कों जैसी पुरानी समस्याओं को हल करने में समय लगेगा। उपराज्यपाल ने भरोसा जताया कि सरकार इन मामलों पर तत्परता से काम कर रही है और आने वाले समय में परिणाम दिखाई देंगे। बहुत सारी लेगेसी प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार को झेलनी पड़ रही है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में सरकार जिस मुस्तैदी से काम कर रही है उसके रिजल्ट्स आपको जो है 2 साल 2.5 साल की दिखेंगे। दिल्ली में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, यमुना की सफाई की प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ जो बहुत समय तक रोड्स पर ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि रोड्स की प्रॉब्लम, इन सारी चीजों में समय लगता है, ये कुछ महीनों में सॉल्व नहीं की जा सकती है और मैंने देखा है कि सरकार के साथ सिंसियरिटी के साथ काम कर रही है। जब मैंने कहा कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारा बदलाव वास्तव में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी सोमवार को जयपुर दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने राजस्थान डिजीफेस ट्राई ग्लोबल समिट 2026 में हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने कहा कि टाई का ग्लोबल समुदाय भारत को आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से और अधिक सक्षम, सतर्क और सशक्त बनाने के लिए दुनिया भर से अनोखे टैलेंट को राजस्थान में एक साथ ला रहा है। स्मृति ईरानी ने आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। उनका कहना था कि ऐसे मंच महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। को लेकर एकजुट कर रही है ताकि भारत को आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और भी सतर्क, और भी सशक्त और भी समृद्ध किया जा सके। और मैं आभार मानती हूँ टाई के राजस्थान चैप्टर का, जिन्होंने पुनः मुझे यहाँ पर आमंत्रित कर विशेषतः महिला उत्थान के संदर्भ में चर्चा के लिए शामिल किया। प्रतिभाओं को लेकर एकजुट कर रही है ताकि भारत को आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शर्जील 1 साल इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिसा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शदाब अहमद को जमानत दी है। रायपुर से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय हुए शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने तत्कालीन आबकारी आयुक्त IAS निरंजन दास और 30 अन्य आबकारी अधिकारियों की कुल 38.21 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इसमें आलीशान बंगले, प्रीमियम कॉम्प्लेक्स में फ्लैट, व्यावसायिक दुकानें, विशाल कृषि भूमि सहित 78 अंचल संपत्तियां और 197 चल संपत्तियां शामिल है, जिनमें FD, बैंक बैलेंस, जीवन बीमा पॉलिसी और शेयर म्यूचुअल फंड शामिल है। ईडी के अनुसार इस शराब घोटाले से राज्य के खजाने को 2,800 करोड़ रुपए की अधिक नुकसान हुआ है। जांच अभी जारी है और आगे और खुलासा हो सकते हैं। राजस्थान में गुर्जर समाज के मुद्दे पर लड़ने वाली गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक अब TSP के मुद्दे पर भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। TSP में OBC को आरक्षण नहीं मिलने का मुद्दा पिछले काफी सालों से गरमाया हुआ है और लगातार क्षेत्र में OBC की आरक्षण की मांग की जा रही है। अब इसी मामले पर समिति के संयोजक ने बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने OBC के साथ MBC और EWS के लिए भी आरक्षण की डिमांड करते हुए कहा कि TSP के 50% कोटे में इन वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए। राजस्थान के परिवहन विभाग में लंबे समय से चर्चित 3 डिजिट घोटाले में आखिरकार पहली FIR दर्ज हो गई है। जयपुर के गांधीनगर थाने में RTO प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के जरिए दायर की गई FIR के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। ये घोटाला सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर VIP और मनचाहे नंबरों के फर्जी आवंटन से जुड़ा है। आरोप ये है कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलीभगत कर जाली दस्तावेज तैयार किए और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर मनमाने तरीके से
नंबर आवंटित किए। इसके तहत कुल 39 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में अवैध हेराफेरी की, साथ ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 3 डिजिट नंबरों का आवंटन किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी से खबर है, जहां बीजेपी के पार्षद और बीजेपी संगठन के पदाधिकारी रहे अमित बिष्ट उर्फ चिंटू ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक युवक पर फायरिंग कर दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर कब्जे में ले ली है और गोली किन कारणों से मारी गई है, इसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई नेता आएगा, कोई है, वो पब्लिक उसके पास जाएगी, ठीक है। वो पब्लिक अगर जाएगी तो कोई सीधे उसके क्या गोली थाम देगा क्या? पब्लिक किसी भी जा सकती है, कोई भी परेशानी से जा सकती है। पहली बात, वो जो था अपने दोस्त से मिलने गया था। अब दोस्त से मिलने गया था, उसको कोई और इंटेंशन से ले गया, तो उसके साथ सीधे फायर कर दी। सर, कोई आता है तो उसको पहले जान तो लीजिए कि कौन आ रहा है, क्या है, कि कोई किसकी तरफ से आ रहा है। बिना मतलब कि बिना देखे 3-4 फायरिंग कर दी है। मेरा भाई तो चले गया, ऐसे आप लोगों के साथ भी हो सकता है। कोई किसी के नेता के पास कोई जा रहा है व्यक्ति अपनी समस्या लेने, क्या सीधे फायरिंग कर देगा कोई भी बंदा? ये चीज़ें देखिए सर। नितिन मेरे घर आया था, हम लोग गए थे गोलाबार गए थे पार्टी में, वहाँ पर थे हम। सीधे आ रहे थे रात में 11:30 बजे के टाइम पे। उस टाइम पे नितिन की शायद किसी से अपनी बात चल रही थी वहाँ पर कि किसी रिगार्डिंग, वहाँ धर्मपाल के रिगार्डिंग, लेकिन उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसी चीज़ों में नहीं था। वह खाली बातचीत में थी। खाली बातचीत करने के लिए हम उसके घर के आगे गए थे। 11:30 बजे का टाइम होगा उस टाइम पे हम लोग गए थे वहाँ पर। मैंने 2 बेल बचाई थी। उनने चिंटू बिष्ट और उसका लड़का बगल में ही खड़ा था। ये सीधे आए, मैंने हाथ भी जोड़ा वहाँ पर उस टाइम पे। इनने सीधे गोली चलाई, ना सुना ना कुछ कहा। सीधे धर्मपाल गैंग सीधे इनने गोली चलाई। मैंने उस टाइम पर हाथ भी जोड़ा था। वीडियो में आप देख भी सकते हैं, उसमें वहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग है वहाँ पर पूरी उनके घर की। फिर उसके बाद इनने दूसरी गोली जो मारी सीधे नितिन के पीठ में मारी। नितिन सीधे गिरते हुए सीधे क्लार्क किंग के पीछे वाले उसमें गड्ढे में गिर गया। मैंने उसको उठाने की कोशिश करी, उस टाइम पे वो उठ ही नहीं रहा था और ये पीछे से सब लोग हथियार लेके मेरे पीछे आ गए थे। मैं वहाँ से भागा अपने घर को सीधे और जान बचाते हुए अपना, और नितिन वहीं पर था। ये वादी श्री पीयूष लोहनी की तरफ से एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है, जो कि जज फार्म के निवासी हैं। उन्होंने तहरीर में जो तथ्य बताए हैं, उनके आधार पर उनके जो ब्रदर है नितिन लोहनी, उसकी हत्या जो है एक अमित बिष्ट नाम के व्यक्ति द्वारा की गई है। और उसमें अभी हम लोगों ने तहरीर जस्ट अभी मिली है हमें, हम उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे इन्वेस्टिगेशन में, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसमें हम सभी एंगल पे काम कर रहे हैं। अभी इसमें इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, उसके बाद सभी बिंदुओं पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उसमें एक चश्मदीद भी है, और उस चश्मदीद के भी हम लोग इसमें उससे भी पूछताछ होगी। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रही ठंड के बीच समाज सेवी सोनू खान ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को ठंड से बचाव के लिए टोपी, जुराब और शॉल वितरित किए। सोनू खान ने बताया कि ठंड में सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को होती है जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने ये पहल की शुरुआत की ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण असहाय ना महसूस करे। इस दौरान समाज सेवी सोनू खान ने आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों और युवाओं से भी अपील की कि वे इस तरह से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति थोड़ी सी भी मदद करे तो समाज में बड़ा बदलाव आ जाएगा। यूपी के मेरठ में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। संगीत सोम के सरकारी नंबर पर आज सुबह ये धमकी भरा मैसेज बंगाली भाषा में आया है। संगीत सोम ने मेरठ पुलिस को उनके व्हाट्सएप नंबर पर आया बंगाली भाषा का मैसेज और कॉल डिटेल भेजी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संगीत सोम बीजेपी के तेज तर्रार नेताओं में शुमार हैं, जो अक्सर अपने कट्टर बयानों के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि संगीत सोम इन दिनों आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर शाहरुख खान के खिलाफ बयानबाजी से चर्चा में थे। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।